एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था, जिससे वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके पास ना कोई सहारा था और ना ही कोई जमीन जायदाद। वह एक छोटी सी झोपड़ी में जीविकोपार्जन करता था। गांव के मुखिया हरिवंश राय एक अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने रघु की दयनीय स्थिति पर तरस खाया और उसे अपने यहां काम पर रख लिया। रहने के लिए उन्होंने रघु को एक अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया और रघु बड़ा हो गया था। वह आज भी मुखिया के यहां ही काम करता था और मुखिया को उस पर बहुत विश्वास था। रघु, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वह तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी, घर संभालेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो सकूं। अरे मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी लग जाए। आपके सिवा मेरा और कौन है यहां? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो रघु। बताओ, शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मुखिया जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वह उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है भाई, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हां, तुम शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। मुखिया का बेटा आदित्य, जो ये सारी बातें सुन रहा था, गुस्से से अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है रघु की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? जबान संभाल के बात करो आदित्य। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है और यह मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहूं वह करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वह फर्टीचर रघु नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहां गया था तुम्हारा अपनापन? तब आदित्य ने मेरी कितनी सेवा की। दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहां आकर मुझे अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी शिथिल जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे रघु जैसा बेटा दिया होता। आदित्य गुस्से से वहां से चला जाता है। इस फटीचर रघु का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टक्के का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करें।
मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े ही समय बाद मुखिया रघु की शादी भावना से करवा देते हैं। रघु की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सचमुच भावना, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था, खाना पकाना, कपड़े धोना। अब सब तुम संभाल लेती हो और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ये बात तुम भी हमेशा याद रखना और मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरिवंश चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन आदित्य मुखिया से पैसे मांगने आता है। सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। आदित्य, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदतें छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बादी ही होगी। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी होगी मैं वह करूंगा। आखिर यह सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बिगड़ते होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। वाह, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। यह आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज, अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहां से। आदित्य गुस्से से चला जाता है। रघु मुखिया को परेशान देखकर आता है। क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, आदित्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं रघु बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वो बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर आदित्य बहुत गुस्से में होता है। मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन तिजोरी में से 1 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। मुखिया अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसों का कोई पता नहीं चलता। तभी आदित्य आता है। क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। छोटे मालिक, मालिक की तिजोरी से 1 लाख चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा तो यह बात है, चोर और कौन होगा? रघु ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो आदित्य? मुझे रघु पर पूरा भरोसा है। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसों पर नजर थी। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला, दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था वह। तभी रघु वहां आ जाता है। क्या हुआ मालिक? आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक तो चोरी की है तुमने और ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी। मुंह उठाकर चला आया।
तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुमने ही की है। सच सच बताओ वो पैसे कहाँ हैं, वरना लात मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले बड़े लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हो और उनका भरोसा जीत लेते हो, फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया। बस आदित्य, अब बहुत हो गया। तुम कब से रघु को भला बुरा बोलते जा रहे हो। अब और एक शब्द भी मैं रघु के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मुझे रघु पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है कि रघु ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। रघु भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। ये रघु एक नंबर का धोखेबाज है और चोर है। इसने चोरी की है। इसने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो चुका आदित्य। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम रघु पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने ही की होगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो अपने बेटे के बारे में। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं। नहीं है, मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको रघु के घर की भी तलाशी लेनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले आदित्य के कमरे की तलाशी की जाती है, लेकिन वहां पर पैसे नहीं मिलते। फिर रघु के घर की तलाशी ली जाती है और रघु के घर में पैसे मिल जाते हैं। सब हैरान। देखा पिताजी, आपसे मैं कब से कह रहा था कि पैसे रघु ने लिए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। मुखिया हरिवंश राय को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो कुछ भी नहीं बोलते, बस चुपचाप खड़े रहते हैं। बोलिए ना, अब आप चुप क्यों खड़े हो? नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वह तुम पर कितना भरोसा करते थे। मुझसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा था। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। तुमने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने ही की है। अब और कहने को बचा ही क्या है? पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे, और चलो यहां से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? इसको सजा तो मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी, और चलो यहां से। मुखिया जी वहां से चले जाते हैं। रघु और भावना की झोपड़ी में। भावना, ये क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वह तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है, और ये पैसे हमारे घर पर कब आए, किसने रखे, ये जरूर किसी का षड्यंत्र है आपको फंसाने के लिए। वो तो मैं नहीं जानता भावना। मुझे इस वक्त मेरे मालिक की चिंता हो रही है। न जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी उनसे बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनिए, अभी आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि हरिवंश चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वो बिना कुछ बोले ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने वह पैसे मिले हैं और यह साबित हुआ है कि मैं ही चोर हूं।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? मालिक को कैसे समझाऊं? अभी इस वक्त आप किसी से बात मत कीजिए, कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर हरिवंश चाचा से बात करना। दूसरे दिन सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि रघु ने मुखिया हरिवंश राय के घर से पैसे चुराए हैं। सारे गांव वाले रघु को देखकर बातें बनाने लगते हैं। रघु को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। रघु मुखिया जी की एक झलक देखने के लिए घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि उस दिन से मुखिया जी ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। भावना रघु से कहती है, सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आटा बस 2 दिन का ही बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे और कितने दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब वह आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमें भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म हो गया है? अब बता रही हो। कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो, न ठीक से खाते हो न सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। आप और मैं अभी गांव में काम देख कर आता हूं, शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। रघु गांव में निकल पड़ता है। एक दुकानदार से पूछता है, राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर रघु है ना, जिसने मुखिया के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। क्या पता कल को तू मेरी दुकान से कुछ चुरा ले। निकल यहां से। रघु को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहां से चला जाता है। फिर एक दिन सेठ पृथ्वीराज के पास जाकर काम के लिए पूछता है। ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम पड़ा है। मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी वहां पर सेठ की पत्नी अवंतिका आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसको काम पर रखने की। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है। भलाई का जमाना नहीं है। आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कल को यह आपका घर साफ कर देगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मुखिया जी की यही गलती थी। उन्होंने इस पर भरोसा कर काम पर रखा था। यहाँ तक कि बचपन से इसे पाला, इसकी शादी भी करवाई। फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अब भी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भाग्यवान, नहीं रखूंगा। रघु, तुम जाओ भाई। तुम्हारी वजह से मैं मेरे घर में झगड़ा नहीं चाहता। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। रघु निराश होकर वहां से चला जाता है। इधर रघु की पत्नी भावना को भी गांव की औरतें ताना मारती हैं। अरे देखो, ये उस रघु की पत्नी है ना? मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी की मिली भगत है। जो मुखिया जी जैसे अच्छे आदमी को फंसा के रखा था इन दोनों ने। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। इन दोनों को हाथ पकड़ा है। इनके घर पर नगद रुपए मिले हैं। भावना को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह घर चली जाती है। घर पर रघु को देख भावना पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना, मिला क्या? नहीं भावना, देखने गया था, लेकिन वहां पर काम नहीं था। कल फिर जाकर देखता हूं। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाई? उस सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं। दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। और फिर दोनों चुप बैठ जाते हैं। भावना और रघु लोगों के ताने की बात एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर एक दिन रघु के घर एक आदमी आता है। रघु, सेठ पृथ्वीराज ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है। चलो जल्दी से। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। भावना, मैं निकलता हूं। ठीक है, आप जाइए। जैसे ही फुर्सत मिले खाने के लिए आ जाना। रघु सेठ पृथ्वीराज के पास काम करने निकल पड़ता है और दिन भर मजदूरी करने के बाद सेठ पृथ्वीराज उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी मजदूरी के पैसे भी दे देते हैं। ये लो भाई रघु, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से वक्त पर आया करना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता
मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। अगर आज आप काम ना देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। अभी मैं चलता हूं सेठ जी, कल समय पर आ जाऊंगा। रघु खुशी से अपने घर की ओर चला जाता है। इधर सेठ पृथ्वीराज मुखिया से मिलने जाता है। मुखिया जी, मैंने आपका काम कर दिया है। जैसा आपने बोला था उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। आपने कहा इसलिए मेरी पत्नी मानी। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन आदित्य एक आदमी से बात करता है। अच्छा तो यह बात है, उस सेठ के यहाँ रघु को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और रघु के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहाँ सेठानी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही रघु के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूँ वह सेठ रघु को कैसे काम पर रखता है। उस रघु को मैं भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई के लिए मोहताज न बनाया तो मेरा भी नाम आदित्य नहीं। यह सारी बातें मुखिया सुन लेते हैं। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है और रघु के लिए उनका दिल और भी तड़प उठता है। गुस्से में वे आदित्य के कमरे में जाकर बोलते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे रघु ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम इतना गिर गए कि खुद के घर में तुमने चोरी की और इल्जाम बेचारे उस रघु पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, यहां तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा कि तुमने किस तरह से उसे फंसाया है। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम उस बेचारे की जान ले लोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। आदित्य कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। मुखिया वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मुखिया सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताते हैं और उसके बेटे की वजह से रघु को जो झेलना पड़ा, उसके लिए मुखिया अपनी 10 एकड़ की जमीन रघु के नाम कर देते हैं ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े, और उसका नौकर भी डर के मारे सच बता देता है। पुलिस भी बुलाई जाती है और आदित्य और उसके नौकर को गिरफ्तार करके ले जाती है।